पर यह बड़ी खबर है। पुतिन के नए ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बयान भी सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में बोलते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर तीखा हमला बोला। परमाणु बम वाले बयान पर बाइडेन ने पुतिन को घेरा है। उन्होंने कहा कि परमाणु बम वाली जंग कभी जीती नहीं जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने के पुतिन के ऐलान को भी उन्होंने शर्मनाक बताया। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought. यूक्रेन में चल रही जंग के 210 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा बयान दिया जो जंग का रुख ही बदल कर रख सकता है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर सीधा हमला किया। ऐलान कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को हवाई खबरें न समझा जाए। साफ हो गया कि रूस इस जंग में किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर चुका है और किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब तक इस जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल की खबरें सिर्फ पूर्व जनरल और कुछ अफसर करते रहे थे। ज़ेलेंस्की भी चिंता जताते रहे हैं कि रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी भी रूस की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था। रूस की सेना के अधिकारियों ने कहा था कि अगर रूस के वजूद पर संकट आया तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बार तो खुद पुतिन ने साफ कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को कोई भी कोरी कल्पना न समझे। मतलब यह कि पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन का ऐसा कहना केवल ज़ेलेंस्की या बाइडेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डराने वाला है, क्योंकि पुतिन ने जो भी कहा उसका मतलब यह है कि यूक्रेन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो दिखना अभी बाकी है। क्योंकि जब से यूक्रेन में रूस की सेनाएं दाखिल हुई थी तब से रूस ने इसे कभी भी जंग नहीं कहा, बल्कि इसे रूस की फौज का स्पेशल ऑपरेशन कहा जा रहा था। लेकिन अब पुतिन के रुख से साफ हो गया कि रूस के लिए यूक्रेन का ऑपरेशन जंग से भी बढ़कर है, जिसमें वो कुछ भी करने से पीछे हटने वाले नहीं है। रूस का प्लान यह है कि अब वो यूक्रेन में पूरी ताकत लगाने वाला है। पुतिन ने आदेश दिया है कि अब 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। अब तक यूक्रेन में रूस की तरफ से 3 लाख सैनिक भेजे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब 3 लाख सैनिकों को भेजने का मतलब साफ है कि पूरे यूक्रेन को पुतिन जंग के मैदान में बदलने का फैसला कर चुके हैं। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की सेना दाखिल हुई थी उस वक्त यूक्रेन में रूस के 2.25 लाख सैनिक दाखिल हुए थे। उसके बाद से कई बार सैनिकों की टुकड़ियों को रूस की तरफ से यूक्रेन में भेजा गया, लेकिन अब एक साथ 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर भेजने का मतलब साफ है कि अब ये जंग पहले से ज्यादा भीषण होने वाली है। इसके पीछे पुतिन की छटपटाहट भी दिखी, लेकिन इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली तो ये कि वो यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को ललकारना चाहते हैं। दूसरी ये कि जंग में रूस को हुए नुकसान के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि पिछले करीब 15 दिनों में यूक्रेन की जंग का रुख पलटता दिखने लगा था। कुछ अहम जगहों से रूस की सेना को खदेड़ जाने की खबरें भी आई थी। ऊपर से यूक्रेन की फौज रोजाना रूस को हुए नुकसान के हैरान करने वाले आंकड़े जारी कर रही है। ये आंकड़े पूरी दुनिया में रूस की वजीयत की वजह बनते रहे। यूक्रेन की फौज का दावा है कि 21 सितंबर तक रूस के 55,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस के 2,227 टैंकों को यूक्रेन की फौज तबाह करने का दावा कर रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यूक्रेन की फौज रोजाना जारी करती है, ताकि वो दुनिया को बता सके कि इस जंग में यूक्रेन कमजोर नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि 21 सितंबर तक उन्होंने रूस को 4,748 बख्तरबंद गाड़ियों को रूस की तबाह कर दिया। मिसाइल दागने वाले सिस्टम यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी 1340 ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेन की फौज ने तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा रूस के कुल 253 एयरक्राफ्ट भी ढेर करने का आंकड़ा यूक्रेन ने दिया है। इनमें 217 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि कई फाइटर जेट और कुछ प्लेन भी शामिल हैं। इसके अलावा 15 जंगी जहाजों को भी तबाह करने की बात यूक्रेन की फौज कह रही है। ये वो जंगी जहाज हैं जो काला सागर में रूस की सेना की शान हुआ करते थे। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस की फौज ने अब तक यूक्रेन को काफी हल्के में लिया और वजूद की लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन ने रूस को तगड़ी टक्कर दी। यही वजह रही कि जंग के 210 दिन यानी करीब 7 महीने बीतने के बाद पुतिन को इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा। इस फैसले में पुतिन का प्रण तो दिखा ही, उनकी झुंझलाहट भी दिखी, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन की जंग जल्दी खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है। ये जंग अभी काफी लंबी चल सकती है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन में कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बात यह कि अब रूस जंग में अपने सबसे भीषण हथियारों का इस्तेमाल करेगा और पूरी ताकत लगा देगा। सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन दुनिया को और खास तौर पर अमेरिका को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये कि रूस को कमजोर आंकने की गलती न की जाए।
झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस विधायक सड़क पर बने गड्ढों के विरोध में उतर आई। विरोध में कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह ने लोटा लेकर गंदे पानी से नहाना शुरू कर दिया। और विरोध इस बात का था कि सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। गड्ढों में पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसका विरोध कांग्रेस विधायक ने सड़क पर बने गड्ढों में उतरकर किया। इसके बाद वो गड्ढों में भरे पानी से नहाने लगी। विधायक दीपिका सिंह ने आरोप लगाया कि गोड्डा के मेहरमा नेशनल हाईवे 133 पर जगह जगह गड्ढे हैं। गड्ढों में घुटनों भर पानी भरा हुआ है। इसे लेकर उन्होंने केंद्र और गोड्डा के विधायक निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा। निशिकांत दुबे जी ये अच्छे से जानते हैं कि NHAI के काम को केंद्र सरकार कराती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सड़कों की मरम्मत का भरोसा मिलने के बाद उन्होंने अपना विरोध खत्म कर दिया। DGCA से स्पाइस जेट को राहत नहीं मिली। DGCA ने एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट पर लगाए गए बैन को बढ़ा दिया और 29 अक्टूबर तक पहले की तरह सिर्फ 50% ही उड़ानों को ही जारी रखने का आदेश दिया। जहाजों का सही से रखरखाव न होने पर DGCA ने यह कदम उठाया। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने फिर जम्मू में छापेमारी की। इंग्लैंड और मेजबान पाकिस्तान के बीच कराची में रात 8 बजे से दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। मुंबई के घाटकोपर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार ने 7 लोगों को टक्कर मार दी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। और ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चौराहे के पास एक सफेद रंग की बेकाबू कार ऑटो को टक्कर मारती दिखी। इस टक्कर के बाद कार जैसे ही आगे बढ़ी, उसने 3 और ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कई लोग ऑटो के नीचे आ गए। इसी दौरान कार रौंदते हुए आगे बढ़ी और फिर 2 और लोगों को जोरदार टक्कर मारते हुए एक पेड़ के पास जाकर रुकी। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोग भागते हुए पहुंचे और उन्होंने घायलों की मदद की। ड्राइवर जिसने अपघात किया है वो हमारी हिरासत में है। आरोप है कि ड्राइवर ने मोबाइल चार्ज करने के लिए कार स्टार्ट की, लेकिन ब्रेक की बजाय उसने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक होटल के कमरे में दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने पर पत्नी ने पति की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि अपने पति को दूसरी महिला के साथ होटल के एक कमरे में देखकर महिला का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपने पति को चप्पल से खूब पीटा। गुस्साई पत्नी ने अपने पति के साथ मिली महिला की भी चप्पल से जमकर पिटाई की। साथ ही महिला के बाल खींचकर भी उस पर अपनी भड़ास निकाली। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। कोई अगर तहरीर प्राप्त होगी तो उस मुताबिक पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी। बताया गया कि महिला को अपने पति पर पहले से शक था और वो अपने 2 बच्चों के साथ होटल में पहुंची थी, जहां उसने पति को दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया। उधर मध्य प्रदेश के चित्रकूट से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली बात पर कुछ लोगों ने बुजुर्ग के साथ जमकर पिटाई की, मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि बुजुर्ग से मारपीट करने वाले उनके परिवार के ही लोग हैं, जिनका बुजुर्ग के शराब के नशे में घर आने पर विवाद हुआ और बात इतनी बिगड़ गई कि घर का झगड़ा सड़क पर आ गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग बुजुर्ग को पीटते दिखाई दिए। उन्होंने बुजुर्ग को जमीन पर गिरा दिया और उनकी लात घूंसों से भी जमकर पिटाई की। इस दौरान बुजुर्ग ने कई बार उन लोगों को उन्हीं के लहजे में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने वो कहीं ठहरते नहीं दिखे। इस बीच एक शख्स वहां पहुंचा। उसने गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की और वहां से बुजुर्ग को घर के अंदर भेजा। इधर हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को सजा हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेलर को धमकाने के एक पुराने मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और उन्हें 7 साल की सजा सुना दी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में चोरों ने एक अस्पताल के बाहर खड़ी डॉक्टर की कार को चुरा लिया। पालतू कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए यूपी के मुरादाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी में कड़ा नियम लागू कर दिया गया। वहां बिना मास्क के कुत्तों को घुमाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही ये नियम तोड़ने वालों से 500 रुपए जुर्माना भी लिया जाएगा। सोसाइटी के लोगों ने मिलकर यहाँ पे ये डिस्कशन करा कि जो भी डॉगी है वो मास्क लगाए। झारखंड के गोड्डा जिले से विरोध की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां सड़क पर पानी भरने की शिकायत के खिलाफ इलाके की विधायक कीचड़ में जाकर बैठ गईं, क्योंकि उनका आरोप था कि नेशनल हाईवे में मौजूद गड्ढे की शिकायत कई बार सांसद से की गई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। विधायक दीपिका पांडे ने दावा किया कि सांसद निशिकांत दुबे ने वहां गंगा नदी की पाइपलाइन लाने का वादा किया था, जो अब तक नहीं आई।
तो वो बारिश के गंदे पानी को ही गंगा का पानी मानकर वहां स्नान करने पहुंच गईं। वो नंबर 1 के झूठे हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जहां उन्होंने बाकायदा घुटने तक के गहरे गड्ढे में बैठकर एक लोटे की मदद से खुद पर गंदा पानी उड़ेला। इस दौरान उनके कई समर्थक भी साथ दिखे। आरोप लगाया गया कि इस सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जिसमें सांसद लापरवाही बरत रहे हैं। तो वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि मरम्मत के लिए जरूरी राशि दी जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि तालिबान अपने देश में जारी हिंसा कम करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने चीन में बने मोबाइल ऐप पबजी और टिकटॉक को बैन करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि पबजी जैसे मोबाइल गेम उनके देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान में पबजी और टिकटॉक को बैन करने का फैसला लिया गया। दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया का दावा है कि टिकटॉक पर आतंक का समर्थन करने वाले वीडियो सबसे ज्यादा तालिबान के लड़ाकों ने ही अपलोड किए हैं। इसके अलावा तालिबान सरकार का ये कहना है कि फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी उनके देश के लोगों को विदेशी तौर तरीके सिखाकर बरगला रही है, और यही बात तालिबान को बर्दाश्त नहीं। जानकारी के मुताबिक तालिबान सरकार में आने के बाद से अफगानिस्तान में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट्स पर बैन लगा चुके हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके तौर तरीकों से मेल नहीं खाती। और इस लिस्ट में चीन में तैयार किए गए मोबाइल गेम पबजी और वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक का भी नाम शामिल हो गया। दावा किया गया कि इन दोनों को बंद करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है और हफ्ते 2 हफ्ते में इन्हें बैन कर दिया जाएगा। से हारकर रूसी सेना खार्किव के कई हिस्सों से भागने पर मजबूर हो गई। और कहा जाता है कि रूसी सेना के जवानों की इस हार से पुतिन अपने घर में ही बुरी तरह घिर गए। यूक्रेन की जंग लंबी खिंचने से पहले ही भड़के हुए रूस के लोगों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। खुद पुतिन की पार्टी के एक सांसद ने ही उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। यानी खार्किव में रूसी सेना को पड़ी मार से पुतिन की छवि को तगड़ी चोट पहुंची। यहां तक कि यूक्रेन की जंग में पुतिन के साथ शुरू से खड़े उनके सबसे भरोसेमंद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दावा किया कि जंग से जुड़ी गलत जानकारियां मिलने से ही पुतिन सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए एक अलग ही प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए उसके ही परमाणु प्लांट का सहारा लिया। कहा जाता है कि इसके लिए उनकी सेना ऐसे हमले कर रही है जो सीधे न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके करीब हुए धमाके यूक्रेन को दहलाकर रख देते हैं। क्योंकि यूक्रेन इस बात को जानता है कि अगर परमाणु प्लांट मिसाइलों के निशाने पर आ गए तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना ऐसे हमले करके उसकी सेना को मानसिक रूप से तोड़ना चाहती है, और इसीलिए वो रूस के ऐसे हमलों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बता रहा है, जिसका सहारा लेकर वो यूक्रेन के लोगों में एक डर पैदा करना चाहता है। और डर ये कि जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो परमाणु पावर प्लांट पर हमला ही क्यों ना हो, जैसा कि उनकी सेना पिछले करीब 6.5 महीने से जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के आसपास कर भी रही है। Бачили певний ряд ядерного тероризму, який вони здійснили на Запоріжжі. जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के पास छिड़ी जंग पर तो यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी चिंता जता चुकी है। IAEA की टीम ने वहां का दौरा भी किया था। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी पुतिन से प्लांट के करीब से भारी हथियार हटाने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील मानना तो दूर, पुतिन ने यूक्रेन के एक और परमाणु प्लांट को निशाने पर ले लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्रिटेन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आग लगाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस बार वहां के स्मेदिक शहर में पाकिस्तान से जुड़े मुस्लिम संगठनों ने एक मंदिर पर हमला कर दिया। बीते शनिवार और रविवार को ब्रिटेन के लेस्टर शहर में भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए थे और वहां भी एक मंदिर को ही निशाना बनाया गया था। लेकिन लेस्टर शांत हुआ तो एक दिन बाद वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्मेदिक शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बवाल शुरू हो गया। सामने आई तस्वीरों में मुस्लिम प्रदर्शनकारी झुंड में दुर्गा भवन नाम के मंदिर की तरफ कूच करते नजर आए। मास्क से मुंह ढके प्रदर्शनकारी भेड़ियों की तरह मंदिर पर टूट पड़ने की फिराक में थे। कुछ तो पुलिस के सामने ही मंदिर परिसर की ग्रिल पर चढ़ते दिखे और गले फाड़ फाड़ कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। बताया गया कि जिस मंदिर पर हमला हुआ वहां साध्वी रितंबरा जाने वाली थी। इसी के खिलाफ वहां मुस्लिम संगठनों ने धमकी दी थी, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए साध्वी रितंबरा का दौरा रद्द कर दिया गया। इस बात की जानकारी बाकायदा प्रदर्शनकारियों को भी दी गई, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने मंदिर पर धावा बोल दिया। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने मंदिर में बोतलें फेंकी, यहां तक कि जलते हुए पटाखे भी छोड़ दिए। मतलब कानून का कोई डर ही नहीं।
होता भी कैसे? क्योंकि सूत्रों का कहना है कि इस बवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों का पूरा समर्थन हासिल था। हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए मंदिर के अंदर मौजूद एक शख्स उनके आगे हाथ भी जोड़ता दिखा, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार नारेबाजी करती रही। हालांकि इस बार प्रदर्शनकारी वो नहीं कर पाए जो लेस्टर में किया गया था। लेस्टर से सामने आई तस्वीरों में एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी मंदिर की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा उखाड़ता दिखा था। वहां से भगवा झंडे को जलाने के वीडियो भी सामने आए थे, लेकिन स्मेदिक में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगा दिया। हालांकि जाते जाते भी वो हल्ला मचाते रहे और चेतावनी दी कि ब्रिटेन के और मंदिरों के बाहर इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि रूस ने काला सागर से अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक बेड़े को हटा लिया। घातक मिसाइलों से लैस रूस की ये खतरनाक पनडुब्बियां और युद्धपोत यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही क्राइमिया के नेवल बेस पर तैनात थे। लेकिन अब ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस की नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक बेड़े को काला सागर से हटा लिया। इनमें कुछ पनडुब्बियां तो ऐसी हैं जिन पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। लेकिन अब ब्रिटेन दावा कर रहा है कि पुतिन ने अपनी उन्हीं घातक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों और कई जंगी जहाजों को क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस से हटा लिया और उन्हें यूक्रेन की सीमा से काफी दूर रूस के दक्षिण में बने एक नेवल बेस पर भेज दिया। ब्रिटेन के मुताबिक रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि यूक्रेन उसकी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को निशाना बना सकता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही क्राइमिया में मौजूद रूस के एक एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए थे। दावा किया गया था कि रूस इस एयरबेस को यूक्रेन पर हमले के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसके लिए उसने वहां अपने शक्तिशाली सुखोई विमान भी तैनात कर रखे थे। लेकिन रूस का वही एयरबेस धमाकों की वजह से बर्बाद हो गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के जनकोई शहर में एक मिलिट्री बेस को उड़ा दिया गया। यही नहीं, जनकोई में ही रूसी सेना के गोला बारूद और हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें रूस के कई हथियार पूरी तरह तबाह हो गए थे। हालांकि रूस ने इन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से इनकार कर दिया था। लेकिन आशंका जताई गई थी कि क्राइमिया में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला यूक्रेन की तरफ से ही किया गया और इसके लिए उसने लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुतिन और उनकी नौसेना की चिंता बढ़ गई। क्योंकि जंग में यूक्रेन ने कभी भी खुले तौर पर ऐसे हथियारों को नहीं उतारा जो लंबी दूरी तक मार कर सकें। अमेरिका से मिले हाईमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी सिर्फ 80 किलोमीटर तक ही वार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह क्राइमिया में रूस के दोनों ठिकानों बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक चंडीगढ़ में सुबह 9 बजे होगी। आम आदमी पार्टी की 22 सितंबर को विश्वास मत पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाना चाहती थी, लेकिन राज्यपाल ने आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। चंडीगढ़ में आज सुबह 9 बजे यह अहम बैठक होगी। राज्यपाल के फैसले के बाद ये बैठक बुलाई गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सुबह 9 बजे ये बैठक होगी। राज्यपाल ने जो फैसला लिया उसके बाद से ये बैठक बुलाई गई है। इंडो पैसिफिक रीजन में उसके सभी सहयोगी देश सुरक्षित हैं। यानी अमेरिका ने एक बार फिर चीन को बता दिया कि वो ताइवान के मुद्दे पर उससे उलझकर आग से खेल रहा है। क्योंकि पेलोसी हो या ताइवान यात्रा पर जाने वाला अमेरिका का दूसरा प्रतिनिधिमंडल, सभी ने ताइवान से दोस्ती निभाने का पक्का वादा किया है और लगातार उसे इस बात का एहसास भी दिलाया जा रहा है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ताइवान के साथ है। खुलेआम ताइवान स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज भेजकर अमेरिका ने यह बात साबित भी की, जिससे चीन की धड़कनें बढ़ गईं। उसकी नौसेना उसी समय से अलर्ट है जब से उसे अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान स्ट्रेट की ओर बढ़ने की खबर मिली है। यही बात चीन की घबराहट का सबूत है। वो अलग बात है कि चीन ने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए अमेरिका के इस कदम को पब्लिक हाइप बोल दिया, लेकिन हकीकत यह है कि चीन डरा हुआ है। क्योंकि यूएसएस हिंगिस कोई ऐसा वैसा युद्धपोत नहीं, बल्कि मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर है। यानी वो एक बार में कई जगह तबाही मचा सकता है और इसका इस्तेमाल हवाई, समुद्र और जमीन से होने वाले हमलों को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एंटी एयर और एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम से लैस है।
इससे पहले अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत 11 महीने पहले ताइवान स्ट्रेट से गुजरे थे, लेकिन तब बात और थी और अब और है। क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, इसीलिए अमेरिका लगातार ऐसे काम कर रहा है जिनसे चीन के पसीने छूट जाएं। इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से संकेत मिले कि चीन साउथ चाइना सी में अंडर वाटर ड्रोन उतारने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों में चीन के नेवल बेस पर 2 मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन देखे गए और माना जा रहा है कि चीन अपने ये ड्रोन जल्द ही साउथ चाइना सी में उतार देगा। मतलब ये कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने चीन की चोरी पकड़ ली और दुनिया को बता दिया कि चीन समंदर के अंदर मानव रहित ड्रोन भेजने वाला है, जो चीन के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि खबर है कि साउथ चाइना सी में स्थित चीन के हेनान द्वीप पर बने नेवल बेस पर 2 मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन देखे गए हैं, जिन्हें वो बहुत जल्द दुश्मनों के खिलाफ अपने प्लान का हिस्सा बना सकता है और समंदर के अंदर भेज सकता है। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना फिजी में मिलिट्री ड्रिल कर रही है, ताकि अगर चीन ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जा सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन अब दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद द्वीपों पर भी कब्जा जमाने की फिराक में है। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने चीन को पस्त करने के लिए चौकड़ी तैयार कर ली। इन चारों देशों ने मिलकर दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद देश फिजी में 12 सितंबर से एक सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें चारों देशों की सेनाएं जंगल में दुश्मन को घेरने और उस पर हमला करने की ताकत परखती दिखी। बताया गया कि यह सैन्य अभ्यास 23 सितंबर तक चलेगा। मतलब यह कि इस मिलिट्री ड्रिल में चारों देशों की सेना चीन को चित करने की रणनीति बनाने और उसे परखने में जुटी है। असल में चीन और अमेरिका दोनों की नजर दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपों पर है और दोनों ही देश समंदर में मौजूद इन द्वीपों को अपने पाले में करना चाहते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी, सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती जैसे छोटे छोटे कई देश हैं। भौगोलिक स्थिति की वजह से इन देशों की अहमियत बढ़ जाती है और इसी वजह से चीन इन पर नजर गड़ाए बैठा है। यहां तक कि चीन ने इन देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी भी देश ने उसकी बात नहीं मानी, जो अमेरिका के लिए राहत की बात है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि चीन इन द्वीपों पर न सिर्फ कब्जा जमाएगा बल्कि वहां से वो उसके ठिकानों को निशाना भी बना सकता है। यूक्रेन में चल रही जंग के 210 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा बयान दिया जो जंग का रुख ही बदल कर रख सकता है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर सीधा हमला किया, ऐलान कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को हवाई खबरें न समझा जाए। साफ हो गया कि रूस इस जंग में किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर चुका है और किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब तक इस जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल की खबरें सिर्फ पूर्व जनरल और कुछ अफसर करते रहे थे। ज़ेलेंस्की भी चिंता जताते रहे हैं कि रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी भी रूस की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था। रूस की सेना के अधिकारियों ने कहा था कि अगर रूस के वजूद पर संकट आया तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस बार तो खुद पुतिन ने साफ कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को कोई भी कोरी कल्पना न समझे। मतलब यह कि पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन का ऐसा कहना केवल ज़ेलेंस्की या बाइडेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डराने वाला है, क्योंकि पुतिन ने जो भी कहा उसका मतलब यह है कि यूक्रेन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो दिखना अभी बाकी है। क्योंकि जब से यूक्रेन में रूस की सेनाएं दाखिल हुई थी तब से रूस ने इसे कभी भी जंग नहीं कहा, बल्कि इसे रूस की फौज का स्पेशल ऑपरेशन कहा जा रहा था। लेकिन अब पुतिन के रुख से साफ हो गया कि रूस के लिए यूक्रेन का ऑपरेशन जंग से भी बढ़कर है, जिसमें वो कुछ भी करने से पीछे हटने वाले नहीं है। रूस का प्लान यह है कि अब वो यूक्रेन में पूरी ताकत लगाने वाला है। पुतिन ने आदेश दिया है कि अब 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। अब तक यूक्रेन में रूस की तरफ से 3 लाख सैनिक भेजे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब 3 लाख सैनिकों को भेजने का मतलब साफ है कि पूरे यूक्रेन को पुतिन जंग के मैदान में बदलने का फैसला कर चुके हैं। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की सेना दाखिल हुई थी उस वक्त यूक्रेन में रूस के 2.25 लाख सैनिक दाखिल हुए थे। उसके बाद से कई बार सैनिकों की टुकड़ियों को रूस की तरफ से यूक्रेन में भेजा गया, लेकिन अब एक साथ 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर भेजने का मतलब साफ है कि अब ये जंग पहले से ज्यादा भीषण होने वाली है। इसके पीछे पुतिन की छटपटाहट भी दिखी, लेकिन इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली तो ये कि वो यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को ललकारना चाहते हैं। दूसरी ये कि जंग में रूस को हुए नुकसान के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया है। एक और जनमत संग्रह पुतिन के ऐलान के साथ रूस में ही शुरू हो गया। रूस के लोग पुतिन का भाषण सुनने के बाद बुरी तरह टेंशन में आ गए, रूस से निकलने की कोशिश में जुट गए। मतलब यह कि पुतिन के फैसले के बाद रूस के लोग ही टेंशन में आ गए। 3 लाख फौजियों का आंकड़ा छोटा नहीं है।
इसमें रिजर्व फौज को भी शामिल किया जाएगा। रिजर्व फौज का मतलब उन सैनिकों से है जो या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर उन्होंने युद्ध से जुड़ी कोई कला सीखी हुई है। खबर है कि पुतिन का भाषण खत्म हुआ ही था कि रूस से कई देशों को जाने वाली फ्लाइट भर गई। यानी पुतिन का भाषण रूस के लोगों ने सुना और रूस से भागने का फैसला कर लिया। खबर है कि चंद मिनटों में सारी फ्लाइट्स भर गई और लोगों को सीट मिलनी बंद हो गई। आर्मेनिया, तुर्की और केदारनाथ और बद्रीनाथ में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समीक्षा बैठक में जुड़ेंगे। केदारनाथ के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। बद्रीनाथ के विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे ये समीक्षा बैठक की जाएगी। ये बड़ी खबर है आज की। सुबह 10:30 बजे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ के विकास कार्यों की जानकारी ली जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस विकास कार्यों की समीक्षा वो करेंगे। जारी की गई। और इन तस्वीरों को जारी करने के बाद यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की फौज एक के बाद एक उसके कई परमाणु प्लांट को निशाना बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, ताकि रूसी सेना से पूरी ताकत से लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को डराया जा सके। यूक्रेन के मुताबिक जिस तरह से उसके जवानों ने खार्किव समेत रूस के कब्जे वाले कई दूसरे इलाकों में अपना दम दिखाया, उससे पुतिन पूरी तरह बौखला गए। खासतौर पर खार्किव के हाथ से निकलने पर उन्हें जोरदार चोट पहुंची। वहां ज़ेलेंस्की के जवानों ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल करके रूस की सेना को पानी पिला दिया। पुतिन की फौज के कई अहम ठिकानों को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन की सेना के भीषण हमलों से हारकर रूसी सेना खार्किव के कई हिस्सों से भागने पर मजबूर हो गई। और कहा जाता है कि रूसी सेना के जवानों की इस हार से पुतिन अपने घर में ही बुरी तरह घिर गए। यूक्रेन की जंग लंबी खिंचने से पहले ही भड़के हुए रूस के लोगों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। खुद पुतिन की पार्टी के एक सांसद ने ही उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। यानी खार्किव में रूसी सेना को पड़ी मार से पुतिन की छवि को तगड़ी चोट पहुंची। यहां तक कि यूक्रेन की जंग में पुतिन के साथ शुरू से खड़े उनके सबसे भरोसेमंद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दावा किया कि जंग से जुड़ी गलत जानकारियां मिलने से ही पुतिन सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए एक अलग ही प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए उसके ही परमाणु प्लांट का सहारा लिया। कहा जाता है कि इसके लिए उनकी सेना ऐसे हमले कर रही है जो सीधे न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके करीब हुए धमाके यूक्रेन को दहला कर रख देते हैं। क्योंकि यूक्रेन इस बात को जानता है कि अगर परमाणु प्लांट मिसाइलों के निशाने पर आ गए तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना ऐसे हमले करके उसकी सेना को मानसिक रूप से तोड़ना चाहती है, और इसीलिए वो रूस के ऐसे हमलों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बता रहा है, जिसका सहारा लेकर वो यूक्रेन के लोगों में एक डर पैदा करना चाहता है। और डर ये कि जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो परमाणु पावर प्लांट पर हमला ही क्यों न हो, जैसा कि उनकी सेना पिछले करीब 6.5 महीने से जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के आसपास कर भी रही है। Бачили певний ряд ядерного тероризму, який вони здійснили на Запоріжжі. जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के पास छिड़ी जंग पर तो यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी चिंता जता चुकी है। IAEA की टीम ने वहां का दौरा भी किया था। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी पुतिन से प्लांट के करीब से भारी हथियार हटाने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील मानना तो दूर, पुतिन ने यूक्रेन के एक और परमाणु प्लांट को निशाने पर ले लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्रिटेन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आग लगाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस बार वहां के स्मेदिक शहर में पाकिस्तान से जुड़े मुस्लिम संगठनों ने एक मंदिर पर हमला कर दिया। बीते शनिवार और रविवार को ब्रिटेन के लेस्टर शहर में भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए थे और वहां भी एक मंदिर को ही निशाना बनाया गया था। लेकिन लेस्टर शांत हुआ तो एक दिन बाद वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्मेदिक शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बवाल शुरू हो गया। सामने आई तस्वीरों में मुस्लिम प्रदर्शनकारी झुंड में दुर्गा भवन नाम के मंदिर की तरफ कूच करते नजर आए। मास्क से मुंह ढके प्रदर्शनकारी भेड़ियों की तरह मंदिर पर टूट पड़ने की फिराक में थे। कुछ तो पुलिस के सामने ही मंदिर परिसर की ग्रिल पर चढ़ते दिखे और गले फाड़ फाड़ कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। बताया गया कि जिस मंदिर पर हमला हुआ वहां साध्वी ऋतंभरा जाने वाली थी। इसी के खिलाफ वहां मुस्लिम संगठनों ने धमकी दी थी। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए साध्वी ऋतंभरा का दौरा रद्द कर दिया गया।
इस बात की जानकारी बाकायदा प्रदर्शनकारियों को भी दी गई, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने मंदिर पर धावा बोल दिया। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने मंदिर में बोतलें फेंकी, यहां तक कि जलते हुए पटाखे भी छोड़ दिए। मतलब कानून का कोई डर ही नहीं। होता भी कैसे? क्योंकि सूत्रों का कहना है कि इस बवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों का पूरा समर्थन हासिल था। हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए मंदिर के अंदर मौजूद एक शख्स उनके आगे हाथ भी जोड़ता दिखा, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार नारेबाजी करती रही। हालांकि इस बार प्रदर्शनकारी वो नहीं कर पाए जो लेस्टर में किया गया था। लेस्टर से सामने आई तस्वीरों में एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी मंदिर की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा उखाड़ता दिखा था। वहां से भगवा झंडे को जलाने के वीडियो भी सामने आए थे, लेकिन स्मेदिक में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगा दिया। हालांकि जाते जाते भी वो हल्ला मचाते रहे और चेतावनी दी कि ब्रिटेन के और मंदिरों के बाहर इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि रूस ने काला सागर से अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक बेड़े को हटा लिया। घातक मिसाइलों से लैस रूस की ये खतरनाक इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। केरल में NIA और ED की छापेमारी जारी है। PFI लिंक पर ये छापेमारी की जा रही है। PFI ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बड़ी खबर केरल से आपको बता रहे हैं, जहां पर PFI के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कई जगहों पर इस वक्त छापेमारी जारी है। ये बड़ी खबर केरल से सामने आ रही है, जहां पर PFI लिंक को लेकर NIA और ED की टीम्स अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। केरल से ये बड़ी खबर, जहां पर PFI लिंक की जानकारी सामने आई है और इसी जानकारी को लेकर PFI के ठिकानों पर अब छापेमारी की जा रही है। ED और NIA की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। कई जगहों पर आपको बता दें केरल में ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें ED और NIA की टीम शामिल है। केरल से ये बड़ी जानकारी, PFI के ठिकानों पर ये कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। केरल में कई जगह इस वक्त छापेमारी चल रही है PFI कनेक्शन सामने आने के बाद। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी आनंद का। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है और इस छापेमारी को लेकर कितने ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है? जी देखिए, जिस तरह से 2 दिन पहले NIA ने करीबन 38 प्रीमाइसेस पे 38 ठिकानों पर PFI के छापेमारी की थी, उसी सिलसिले में निजामाबाद से कराटे टीचर अब्दुल को गिरफ्तार किया गया था। और आज सुबह से ही जो PFI है वो तेलंगाना, केरल, बिहार समेत देश के कई राज्यों में जो है वो छापेमारी कर रही है और बड़े पैमाने पर जो डॉक्यूमेंट हैं वो सीज किए गए हैं और PFI से जुड़े जितने दस्तावेज हैं वो NIA ने सीज किए। तो NIA की एक पैन इंडिया कार्रवाई जो है वो PFI संस्था और उससे जुड़े ठिकाने, उससे जुड़े लोगों के ऊपर की जा रही है। जी बिल्कुल, तो कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी है। केरल में कई जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। बढ़ते आगे, UN में भारत ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में भारत ने पाकिस्तान को घेरा है। UNGA में भारत का पक्ष रखते हुए जॉइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास कोत्रू ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को खत्म कर दिया है और अभी भी वहां पर हिंदू, सिख और ईसाइयों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। We know that what Pakistan has done to its minorities. It has decimated them. Some of these minorities have become extinct within Pakistan. Even today, Pakistan continues to commit grave violations of the rights of Sikhs, Hindus, Christians, and the Ahmadiyyas. Thousands of women and children, particularly girls from minorities communities, have been subjected to abductions, forced marriages, and conversions within Pakistan. तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। UN में जॉइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास कोत्रू ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। UN में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुद्दे पर पाकिस्तान को दो टूक भारत की तरफ से। Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can exercise their right to life and liberty. We hope that they will desist from attempts to abuse and politicize such meetings.
इस बीच घाटी में सुरक्षा बल ने आतंकियों पर बड़ा प्रहार किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी जानकारी दे रहे, जहां पर आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मददगारों के पास से पिस्टल और ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पिस्टल भी बरामद हुआ है, साथ ही ग्रेनेड भी उनके पास से बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों के ऊपर एक बड़ा प्रहार करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 ऐसे मददगारों को गिरफ्तार किया है जो आतंकियों को जानकारी मुहैया करा रहे थे, और उनके पास से पिस्टल और ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बारामूला में सेना की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है सेना ने। जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाले में 2 लोग धरे गए। जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना में आरजेडी दफ्तर में पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी शामिल हुए। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच रविवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। इससे पहले मैच के टिकट खरीदने के लिए वहां स्टेडियम के बाहर लोगों की भारी भीड़ पहुंची। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्रिटेन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आग लगाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस बार वहां के स्मेथिक शहर में पाकिस्तान से जुड़े मुस्लिम संगठनों ने एक मंदिर पर हमला कर दिया। बीते शनिवार और रविवार को ब्रिटेन के लेस्टर शहर में भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए थे, और वहां भी एक मंदिर को ही निशाना बनाया गया था। लेकिन लेस्टर शांत हुआ तो एक दिन बाद वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्मेथिक शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बवाल शुरू हो गया। सामने आई तस्वीरों में मुस्लिम प्रदर्शनकारी झुंड में दुर्गा भवन नाम के मंदिर की तरफ कूच करते नजर आए। मास्क से मुंह ढके प्रदर्शनकारी भेड़ियों की तरह मंदिर पर टूट पड़ने की फिराक में थे। कुछ तो पुलिस के सामने ही मंदिर परिसर की ग्रिल पर चढ़ते दिखे और गले फाड़ फाड़ कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। बताया गया कि जिस मंदिर पर हमला हुआ वहां साध्वी ऋतंभरा जाने वाली थी। इसी के खिलाफ वहां मुस्लिम संगठनों ने धमकी दी थी, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए साध्वी ऋतंभरा का दौरा रद्द कर दिया गया। इस बात की जानकारी बाकायदा प्रदर्शनकारियों को भी दी गई, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने मंदिर पर धावा बोल दिया। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने मंदिर में बोतलें फेंकी, यहां तक कि जलते हुए पटाखे भी छोड़ दिए। मतलब कानून का कोई डर ही नहीं। होता भी कैसे? क्योंकि सूत्रों का कहना है कि इस बवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों का पूरा समर्थन हासिल था। हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए मंदिर के अंदर मौजूद एक शख्स उनके आगे हाथ भी जोड़ता दिखा, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार नारेबाजी करती रही। हालांकि इस बार प्रदर्शनकारी वो नहीं कर पाए जो लेस्टर में किया गया था। लेस्टर से सामने आई तस्वीरों में एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी मंदिर की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा उखाड़ता दिखा था। वहां से भगवा झंडे को जलाने के वीडियो भी सामने आए थे, लेकिन स्मेथिक में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगा दिया। हालांकि जाते जाते भी वो हल्ला मचाते रहे और चेतावनी दी कि ब्रिटेन के और मंदिरों के बाहर इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। ब्रिटेन में मंदिर पर हुए हमले पर पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। लंदन दौरे की इजाजत नहीं मिलने पर साध्वी ऋतंभरा का दौरा रद्द हो गया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंसा से समाज में भय पैदा करने की कोशिश हो रही है। साध्वी ऋतंभरा इस वक्त हमारे साथ हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाना चाहती थी, वहां नहीं जा सकी। आप ट्रांजिट रिमांड पर भी नहीं जाने दिया गया, क्यों? और आपका कार्यक्रम भी पहले से तय था जो स्थगित हो चुका था। वहाँ पे कुछ मुस्लिम के संगठन थे जिन्होंने, मैं जब अमेरिका गई तब भी वहाँ पर जगह जगह प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और 2 जगह प्रोटेस्ट किए, और उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोग्राम को कैंसिल करने का प्रयास किया। लेकिन मैं पूरे कार्यक्रम 1 महीना मेरा प्रवास था जो मैं करके वापस आ रही हूँ। अमेरिका के बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, लेकिन मुझे कुछ कोविड हो गया था, तो सोच रहे थे कि हेल्थ इशू को लेके वहाँ प्रवास रोक देंगे। लेकिन वहाँ पे पहले से ही इन लोगों ने इस तरह के वातावरण का निर्माण किया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ मुझे जाने को रोक दिया। जिस दुर्गा भवन मंदिर में आपका कार्यक्रम था स्मेथिक में, वहाँ
तोड़फोड़ की गई, पटाखे फोड़े गए, बोतलें फेंकी गई, 300 लोगों का हुजूम पहुंचा, अंदर प्रवेश करता है और नारेबाजी करता है आपके कार्यक्रम के विरोध में, जो कि स्थगित हो चुका था, वो बाद में होता। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया गया आपके खिलाफ? देखिए, ये तो जग जाहिर है, कुछ हिंसक ताकतें हैं जो हिंसा के बल पर भय पैदा करना चाहते हैं समाज में, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं कभी किसी हिंदू समाज ने किसी के धार्मिक स्थान पर जाकर इस तरह का आचरण किया। और अब रूस और यूक्रेन की जंग पर बड़ी खबर आपको बता दें। पुतिन के नए ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बयान भी सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में बोलते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर तीखा हमला बोला। परमाणु बम वाले बयान पर बाइडेन ने पुतिन को घेरा है। उन्होंने कहा कि परमाणु बम वाली जंग कभी जीती नहीं जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने के पुतिन के ऐलान को भी उन्होंने शर्मनाक बताया। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought. यूक्रेन में चल रही जंग के 210 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा बयान दिया जो जंग का रुख ही बदल कर रख सकता है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर सीधा हमला किया। ऐलान कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को हवाई खबरें न समझा जाए। साफ हो गया कि रूस इस जंग में किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर चुका है और किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब तक इस जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल की खबरें सिर्फ पूर्व जनरल और कुछ अफसर करते रहे थे। ज़ेलेंस्की भी चिंता जताते रहे हैं कि रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी भी रूस की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था। रूस की सेना के अधिकारियों ने कहा था कि अगर रूस के वजूद पर संकट आया तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस बार तो खुद पुतिन ने साफ कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को कोई भी कोरी कल्पना न समझे। मतलब यह कि पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन का ऐसा कहना केवल ज़ेलेंस्की या बाइडेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डराने वाला है, क्योंकि पुतिन ने जो भी कहा उसका मतलब यह है कि यूक्रेन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो दिखना अभी बाकी है। क्योंकि जब से यूक्रेन में रूस की सेनाएं दाखिल हुई थी तब से रूस ने इसे कभी भी जंग नहीं कहा, बल्कि इसे रूस की फौज का स्पेशल ऑपरेशन कहा जा रहा था। लेकिन अब पुतिन के रुख से साफ हो गया कि रूस के लिए यूक्रेन का ऑपरेशन जंग से भी बढ़कर है, जिसमें वो कुछ भी करने से पीछे हटने वाले नहीं है। रूस का प्लान यह है कि अब वो यूक्रेन में पूरी ताकत लगाने वाला है। पुतिन ने आदेश दिया है कि अब 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। अब तक यूक्रेन में रूस की तरफ से 3 लाख सैनिक भेजे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब 3 लाख सैनिकों को भेजने का मतलब साफ है कि पूरे यूक्रेन को पुतिन जंग के मैदान में बदलने का फैसला कर चुके हैं। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की सेना दाखिल हुई थी उस वक्त यूक्रेन में रूस के 2.25 लाख सैनिक दाखिल हुए थे। उसके बाद से कई बार सैनिकों की टुकड़ियों को रूस की तरफ से यूक्रेन में भेजा गया, लेकिन अब एक साथ 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर भेजने का मतलब साफ है कि अब ये जंग पहले से ज्यादा भीषण होने वाली है। इसके पीछे पुतिन की छटपटाहट भी दिखी, लेकिन इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली तो ये कि वो यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को ललकारना चाहते हैं। दूसरी ये कि जंग में रूस को हुए नुकसान के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि पिछले करीब 15 दिनों में यूक्रेन की जंग का रुख पलटता दिखने लगा था। कुछ अहम जगहों से रूस की सेना को खदेड़ जाने की खबरें भी आई थी। ऊपर से यूक्रेन की फौज रोजाना रूस को हुए नुकसान के हैरान करने वाले आंकड़े जारी कर रही है। ये आंकड़े पूरी दुनिया में रूस की वजीयत की वजह बनते रहे। यूक्रेन की फौज का दावा है कि 21 सितंबर तक रूस के 55,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस के 2227 टैंकों को यूक्रेन की फौज तबाह करने का दावा कर रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यूक्रेन की फौज रोजाना जारी करती है, ताकि वो दुनिया को बता सके कि इस जंग में यूक्रेन कमजोर नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि 21 सितंबर तक उन्होंने रूस को 4748 बख्तरबंद गाड़ियों को रूस की तबाह कर दिया। मिसाइल दागने वाले सिस्टम यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी 1340 ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेन की फौज ने तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा रूस के कुल 253 एयरक्राफ्ट भी ढेर करने का आंकड़ा यूक्रेन ने दिया है। इनमें 217 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि कई फाइटर जेट और कुछ प्लेन भी शामिल हैं। इसके अलावा 15 जंगी जहाजों को भी तबाह करने की बात यूक्रेन की फौज कह रही है। ये वो जंगी जहाज हैं जो काला सागर में रूस की सेना की शान हुआ करते थे।
इसीलिए माना जा रहा है कि रूस की फौज ने अब तक यूक्रेन को काफी हल्के में लिया और वजूद की लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन ने रूस को तगड़ी टक्कर दी। यही वजह रही कि जंग के 210 दिन यानी करीब 7 महीने बीतने के बाद पुतिन को इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा। इस फैसले में पुतिन का प्रण तो दिखा ही, उनकी झुंझलाहट भी दिखी, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन की जंग जल्दी खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है। ये जंग अभी काफी लंबी चल सकती है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन में कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बात यह कि अब रूस जंग में अपने सबसे भीषण हथियारों का इस्तेमाल करेगा और पूरी ताकत लगा देगा। सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन दुनिया को और खास तौर पर अमेरिका को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये कि रूस को कमजोर आंकने की गलती न की जाए। ईरान में हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा। आरोप है कि कुछ दिन पहले वहां हिजाब नहीं पहनने की वजह से 22 साल की एक लड़की को हिरासत में ले लिया गया था और पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया और इसकी आंच राजधानी तेहरान तक पहुंच गई, जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वो हिजाब जलाकर अपने गुस्से का इजहार करती दिखाई दी, जिस पर प्रदर्शन में मौजूद लोग तालियां बजाते नजर आए। वहीं तेहरान में उस जगह पर भी प्रदर्शन कर रहे लोगों की भारी भीड़ जुड़ गई, जहां सड़क के किनारे एक इमारत पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। लोगों ने उनके खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं महिलाओं के साथ पुरुष भी इन प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर शामिल होते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर तो लोगों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी पलट दिया। और हिजाब के खिलाफ गुस्से की आग पश्चिम ईरान में कुर्दिस्तान इलाके में भड़की थी। खबर है कि वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जो पुलिस हिरासत में मारी गई लड़की के अंतिम संस्कार में शामिल होने पश्चिम ईरान के कुर्दिस्तान में उसके घर पहुंचे थे और अंतिम संस्कार के बाद ये लोग प्रदर्शन करते हुए वहां गवर्नर हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। आरोप है कि हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और इसके बाद हिजाब के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। कुछ महिलाओं ने विरोध जताने के लिए अपने बाल काटने का वीडियो, तो कुछ ने हिजाब को आग के हवाले करने का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते हिजाब के खिलाफ ईरान के कुर्दिस्तान से भड़के इस बवाल की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई और खबर है कि संयुक्त राष्ट्र ने ईरान सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। असल में ईरान की पुलिस ने हाल के महीनों में ठीक से हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं पर नजर रखने के लिए अपने गश्ती दलों का विस्तार किया है। आरोप है कि पुलिस का यह गश्ती दल हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं को हिरासत में लेता है और फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इसी तरह के एक गश्ती दल ने 13 सितंबर को 22 साल की लड़की महसा अमीनी को हिरासत में लिया था। आरोप है कि एक पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताया था, लेकिन खबर है कि बवाल बढ़ने पर ईरान सरकार ने इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया। इधर झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस विधायक सड़क पर बने गड्ढों के विरोध में उतर आई। विरोध में कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह ने लोटा लेकर गंदे पानी से नहाना शुरू कर दिया। और विरोध इस बात का था कि सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। गड्ढों में पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसका विरोध कांग्रेस विधायक ने सड़क पर बने गड्ढों में उतरकर किया। इसके बाद वो गड्ढों में भरे पानी से नहाने लगी। विधायक दीपिका सिंह ने आरोप लगाया कि गोड्डा के मेहरमा नेशनल हाईवे 133 पर जगह जगह गड्ढे हैं। गड्ढों में घुटनों भर पानी भरा हुआ है। इसे लेकर उन्होंने केंद्र और गोड्डा के विधायक निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा। निशिकांत दुबे जी ये अच्छे से जानते हैं कि NHAI के काम को केंद्र सरकार कराती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सड़कों की मरम्मत का भरोसा मिलने के बाद उन्होंने अपना विरोध खत्म कर दिया। DGCA से स्पाइस जेट को राहत नहीं मिली। DGCA ने एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट पर लगाए गए बैन को बढ़ा दिया और 29 अक्टूबर तक पहले की तरह सिर्फ 50% ही उड़ानों को ही जारी रखने का आदेश दिया। जहाजों का सही से रखरखाव न होने पर DGCA ने यह कदम उठाया। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने फिर जम्मू में छापेमारी की। इंग्लैंड और मेजबान पाकिस्तान के बीच कराची में रात 8 बजे से दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। मुंबई के घाटकोपर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार ने 7 लोगों को टक्कर मार दी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। और ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चौराहे के पास एक सफेद रंग की बेकाबू कार ऑटो को टक्कर मारती दिखी। इस टक्कर के बाद कार जैसे ही आगे बढ़ी, उसने 3 और ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कई लोग ऑटो के नीचे आ गए। इसी दौरान कार रौंदते हुए आगे बढ़ी और फिर 2 और लोगों को जोरदार टक्कर मारते हुए एक पेड़ के पास जाकर रुकी।
इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोग भागते हुए पहुंचे और उन्होंने घायलों की मदद की। ड्राइवर जिसने अपघात किया है वो हमारी हिरासत में है। आरोप है कि ड्राइवर ने मोबाइल चार्ज करने के लिए कार स्टार्ट की, लेकिन ब्रेक की बजाय उसने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई।